न्यूरॉन और मसल के बीच में होता है एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसे हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। जॉगिंग, प्लेइंग फुटबॉल, डांसिंग, जहां पर पूरे ऑर्गेनिज्म का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, इन मसल्स के प्रेजेंट होने की वजह से ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चों कि आप लोगों को अभी तक इस लेसन में सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? अब भाई हमारे इस पूरे बॉडी को, अब जैसे मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो सबसे पहले उसका ढांचा बनाना पड़ता है, राइट। जैसे अगर आप कुछ पेंटिंग बना रहे हो तो पहले उसकी आउटलाइन बनानी पड़ती है। अगर आप कोई मॉडल बना रहे हो या फिर अगर कुछ भी लेट्स से एक डॉल बना रहे हो, एक कार बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसका बेसिक ढांचा बनाना पड़ेगा, राइट। तो हमारे ह्यूमन बॉडी का भी वो जो बेसिक ढांचा है, दैट ढांचा या फिर दैट फ्रेमवर्क इज द स्केलेटन, राइट। तो हमारे अगर ऊपर से, बॉडी के ऊपर से अगर फ्लैश वगैरह सब हटा दो तो अंदर क्या है, आपको ऐसे 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 हड्डियां दिखेंगी जो जुड़ जुड़ के एक पूरा स्केलेटन बनाती है, राइट। तो हमारा जो ये स्केलेटल सिस्टम है ये किन चीज़ों से बना हुआ है? बोन्स से, कार्टिलेज से और जॉइंट्स से। मैंने पहले भी बताया है, बोन्स जैसा हम सभी को पता है हड्डी, यानी कि जो काफ़ी हार्ड होती है, टफ होती है, जिसकी वजह से ये एक बेसिक फ्रेमवर्क बना पाती है। जिन जगहों पर दो बोन्स मीट करते हैं उनको हम कहते हैं जॉइंट्स, राइट। जॉइंट्स का अपना ही बड़ा ब्यूटीफुल रोल है कि जॉइंट्स के होने की वजह से ही मूवमेंट्स हो पाती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाती है। कैसे? अब जैसे मान लो ये एक बोन है, ठीक है, ये एक बोन है। अब ये दो बोन्स इस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, सो दिस इज अ जॉइंट। अब देखो इस जॉइंट के अबाउट हम ऐसे इसको फोल्ड कर पा रहे हैं। देखो बोन को बीच में से, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ कहाँ है? जहाँ जहाँ जॉइंट है। देखो यहाँ जॉइंट है तो इसको यहाँ से फोल्ड कर सकती हूँ, यहाँ पर है ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ, ऐसे मूव कर सकते हैं, राइट। तो जॉइंट्स के होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट्स ये हो पाती हैं, राइट। अब आप पूछोगे मैम कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो है ये एक स्मूथ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। मतलब अब देखो ये जो पॉइंट है, जहाँ पर सिर्फ यही पॉइंट नहीं, जितने भी जॉइंट्स हैं जहाँ पर दो बोन्स मीट कर रहे हैं, उस जगह पर थोड़ा सा कुशन वाला फील देना ज़रूरी है। वरना क्या होगा, अब दो हार्ड एंड टफ बोन्स जुड़ रहे तो वहाँ पे नहीं तो कट 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 आवाज़ होती रहेगी जितनी बार आप मूव करोगे। तो वहाँ पर ये जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, इसके होने की वजह से वहाँ पर थोड़ी सी कुशनिंग इफेक्ट मिल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम अपने स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक बहुत ही अमेजिंग बात यह है कि एक छोटे से बेबी में, बहुत छोटे बच्चे में करीब करीब 300 बोन्स होते हैं, 300 बोन्स। यस, यू आर राइट। मतलब आमतौर पे हमें ऐसा लगता है ना कि भाई जब हम छोटे रहते हैं तो सब कुछ कम होता है, फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो शायद नंबर ऑफ बोन्स भी बढ़ता होगा, बट ऐसा है नहीं, उल्टा होता है। जब एक ह्यूमन बेबी रहता है तो उसमें लगभग 300 बोन्स होते हैं, बट जैसे जैसे वो बेबी ग्रो करता है तो बहुत सारे बोन्स जो है ना वो आपस में फ्यूज करके एक सिंगल बोन बना देते हैं, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, बाय द टाइम वो बेबी ग्रो करके एक एडल्ट बनता है, 300 बोन्स से घट के टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाते हैं 206। तो भाई अब स्केलेटल सिस्टम क्या होता है ये तो हमने देख लिया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वेरी सिंपल। पहला तो ये कि यार ये जो है प्रोटेक्शन देता है जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको। नंबर 2, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। देखा जाए तो जो स्केलेटल सिस्टम है ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देता है जहाँ पर मसल्स बोन्स के साथ कनेक्टेड रह सके। अब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोन्स जो हैं अपने जॉइंट के अबाउट मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो पाता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है स्केलेटल सिस्टम के अरेंजमेंट की वजह से। इतना ही नहीं, नंबर 3 इज सपोर्ट। एक स्ट्रॉन्ग जब बॉडी का फ्रेमवर्क बन जाता है देन इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम कोलैप्सिंग। जैसे अगर आपका जो बेसिक जो ढांचा है अंदर का, अगर वो काफ़ी स्ट्रांग होगा तो उसके ऊपर आप बाकी चीज़ें डाल के उस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। बट अगर आपका जो बेस है ना वही कमज़ोर होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर 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 आप चीज़ें बनाते जाओगे और उसके बाद आपकी पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना।
तो इसीलिए स्केलेटल सिस्टम जो है एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाता है जो बॉडी को कोलैप्स करने से बचाता है। तो इस तरीके से जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ मूवमेंट को इनेबल करता है। तो भाई अब स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करना है तो एक एक करके स्केलेटल सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करना होगा। तो नंबर 1 पर है बोन। अब बोन जो है स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। प्लीज रिमेंबर, बोन जो है नॉन फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, टफ, जो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। नॉन फ्लेक्सिबल होता है, समझ के देखो, मान लो ये हमारा एक बोन है, राइट, ये पूरा एक सिंगल बोन है। इस वजह से देखो ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप हाथ को यहाँ से मोड़ सकते हो इस जगह से, राइट, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट है। आप हाथ को यहाँ से मोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, बट इस और इस पॉइंट के बीच में आप कहीं से भी हाथ को मोड़ नहीं सकते हो बिकॉज वहाँ पे बोन है और बोन नॉन फ्लेक्सिबल होता है। तो चलो अब बात करते हैं बोन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बोन में पाया जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर समथिंग जो कि सेल के बाहर हो, एक्स्ट्रा सेल के बाहर हो। तो यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में सेल्स एम्बेडेड होते हैं। बोन के जो सेल्स होते हैं मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, या फिर उसको दूसरे तरीके से कह लो तो बोन के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बाहर उनका मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स कैसा होता है? काफी डेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो बोन के सेल्स होते हैं इनके लिए एक स्पेशल नाम है जो कि है ओस्टियोसाइट्स। तो ओस्टियोसाइट्स उस डेंस मैट्रिक्स के में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बोन के इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में छोटे छोटे बहुत ही टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है कैनलिक्यूली, और इन होल्स के थ्रू बोन के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। मतलब कम्युनिकेट मतलब हाय हेलो चिट चैट तो नहीं करते हैं, बट इन सेल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स है दो सेल्स के बीच का, वो सब कुछ इन टाइनी होल्स के थ्रू ही होता है जिनको हम कहते हैं कैनलिक्यूली। एंड ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बोन में प्रेजेंट होता है इसका कॉम्पोजिशन होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर ये लोग कहते हैं कि यार इसके हड्डियों में दर्द रहने रखा है, डॉक्टर ने बोला है कैल्शियम के टैबलेट्स खाने के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि बोन के कॉम्पोजिशन को अगर आप देखो तो बोन का जो डेंस मैट्रिक्स है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन के बाद अगला नंबर है कार्टिलेज का। कार्टिलेज जो होता है ये सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है कार्टिलेज का। कार्टिलेज कहाँ मिलता है? कुछ कुछ स्पेसिफिक जगहों पे मिलता है, जैसे कि नोज, ईयर, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, इन जगहों पे मिलता है। अब खुद आप देखो, नोज के टिप को टच करो और उसे यूं 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 हिलाने की कोशिश करो। क्या आप उसको हिला पा रहे हो? बिल्कुल हिला पा रहे हो। क्यों हिला पा रहे हो? क्योंकि वहां पे बोन नहीं बल्कि कार्टिलेज है, और कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। उसी तरह आउटर ईयर में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए आप उसको, फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप उसे मूव कर पाते हो, राइट। इनफैक्ट बहुत बार कार्टिलेज जो है वो मूवेबल जॉइंट्स वाले एरिया में भी पाया जाता है। जो जॉइंट्स मूवेबल होते हैं वहां पर भी कार्टिलेज पाया जाता है टू प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी। तो कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना ऑफ कोर्स, साथ ही साथ ऑर्गन के शेप को मेंटेन करना, एंड ऑफ कोर्स टू प्रोवाइड सम सपोर्ट। तो अगर बात करें कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि सेल्स के बाहर मैट्रिक्स होता है जो कि सॉलिड मैट्रिक्स होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन्स और शुगर्स से बना होता है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में जो सेल्स एम्बेडेड होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रोसाइट्स, याद रहेगा। तो कार्टिलेज के सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि एक सॉलिड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, और वो मैट्रिक्स बना होता है प्रोटीन्स और शुगर से। तो चलो बच्चों बात करते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो आपको जान के बहुत ही मजा आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ये जान लो कि स्केलेटल सिस्टम जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? एक्सियल किससे आया है? एक्सिस से आया है। तो वो स्केलेटल सिस्टम जो हमारे बॉडी के एक्सिस के अलोंग लाई करता है, ये हमारे बॉडी का एक्सिस है। अब देखो जैसे स्कल है, एक्सिस के अलोंग लाई करता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारे एक्सिस के अलोंग लाई करता है। स्टर्नम
रिब्स, ये सारे हमारे एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, तो दीज आर पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटल। दूसरी तरफ एपेंडिकुलर स्केलेटल मतलब वो वाला स्केलेटल सिस्टम का पार्ट जो एक्सिस के अलोंग लाई नहीं करता है, जैसे कि लिम्ब्स, हमारे जो लिम्ब्स हैं, हाथ पैर जो हैं, वो जो स्केलेटन का पार्ट है वो एक्सिस के अलोंग लाई नहीं करता है। नंबर 2 गर्डल्स। गर्डल्स क्या होते हैं? जो हमारे लिम्ब्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करता है, राइट, जैसे कि पेक्टोरल गर्डल्स, पेल्विक गर्डल्स, राइट, तो ये भी हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट। तो चलो एक्सियल स्केलेटन की शुरुआत करते हैं स्कल के साथ। स्कल हम सभी को पता है ये हमारे पूरे सर के पोर्शन का जो स्केलेटन है दैट इज स्कल, ठीक है। स्कल में अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो स्कल जो है टोटल 22 बोन्स से बने होते हैं, पूरा स्कल, ठीक है। तो स्कल का जो फ्रंट पार्ट है दैट इज द फेस, स्कल का जो ये ऊपर वाला पार्ट है दैट इज क्रेनियम, ठीक है। तो ये सर वाला पार्ट इज क्रेनियम और ये सामने वाला पार्ट इज फेस। तो हम देखते हैं ये जो टोटल 22 बोन्स हैं ये कैसे कंपोज्ड हैं। फेशियल बोन्स होते हैं 14, यस, फेस में ज्यादा बोन्स होते हैं, और क्रेनियल बोन्स होते हैं 8। तो 14 + 8 टोटल 22 बोन्स होते हैं स्कल में। तो चलो सबसे पहले डिस्कशन की शुरुआत करते हैं विथ क्रेनियल बोन्स, ठीक है। क्रेनियल बोन्स में हम ये देखेंगे कि भाई जो टोटल हमने कितना बोला था, कितने क्रेनियल बोन्स होंगे, 8। तो ये टोटल 8 बोन्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्रंटल बोन के साथ। फ्रंट से फ्रंटल मतलब जो फोरहेड और फ्रंट पार्ट को बनाता है, राइट, एंटीरियर पार्ट को जो बनाता है दैट इज फ्रंटल बोन। अब ये सिंगल पीस में प्रेजेंट होता है, दिस इज लाइक वन सिंगल पीस, ठीक है। इसके बाद आता है पैराइटल बोन। पैराइटल जो है ये हमारे स्कल के टॉप और ये साइड्स, ऊपर से देखा जाए तो इधर एक बोन होता है पैराइटल बोन, एक इधर होगा, तो यानी कि ये 2 पीसेस होते हैं, वन ऑन ईच साइड, एक इस साइड एक इस साइड। तो इसको याद कैसे रखोगे? पैराइटल थोड़ा पेरेंट से सिमिलर सा वर्ड है, पेरेंट सबसे टॉप पे होते हैं, है ना, तो उसी तरीके से याद रखो कि पैराइटल जो है ये भी टॉप वाले पोर्शन में होते हैं लेकिन वन ऑन ईच साइड। तो इसका मतलब टोटल 2 पैराइटल बोन्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्फिनॉइड बोन। जो स्फिनॉइड बोन है ये अगेन सिंगल पीस में प्रेजेंट होता है और ये जो है स्कल का फ्लोर बनाता है। मतलब अब ये जो स्कल है ये तो ऐसे ऊपर की कवरिंग दिख रही है, राइट, जो मैंने बताया ये फ्रंट का कवरिंग हो गया, ये ऊपर का कवरिंग हो गया, बट इसका फ्लोर बनाने के लिए भी तो एक बोन चाहिए एंड दैट बोन इज द स्फिनॉइड बोन। फिर आता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन अगेन 2 पीसेस होते हैं, वन ऑन ईच साइड। अब जैसे पैराइटल बोन जो है ना ये ऊपर से लेके ऐसे साइड तक आया, बट इसके नीचे वाले पार्ट में दोनों साइड में एक एक बोन होता है विच इज द टेम्पोरल बोन। तो अगेन टेम्पोरल बोन 2 प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीपिटल बोन, जो कि स्कल के बैक में लोअर साइड ऑफ द स्कल, पीछे की तरफ जो ये वाला पोर्शन है दैट इज द ऑक्सीपिटल बोन एंड अगेन ये सिंगल पीस में प्रेजेंट होता है। फिर आता है एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन क्या होता है? हमारा नोज जहां से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली इस पॉइंट के पीछे जो बोन होता है दैट इज एथमॉइड बोन। तो आप यूं कह सकते हो कि जो एथमॉइड बोन है ना वो ऐसा जगह है जहां पर क्रेनियम एंड हो रहा है और वहां से फेस शुरू हो रहा है। देखो इसके ऊपर फोरहेड वाला पार्ट जो है वो क्रेनियम का पार्ट था, राइट, फोरहेड, और ये वाला पूरा हमारा हेड का ये जो पार्ट है ये पूरा क्रेनियम है। इस पॉइंट के बाद से जो है ये पूरा पार्ट जो है दैट इज फेस। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि जो एथमॉइड बोन है इट मार्क्स द एंड ऑफ क्रेनियम एंड बिगिनिंग ऑफ द फेस, राइट। तो भाई इस तरीके, अब ये एथमॉइड बोन भी सिंगल पीस में प्रेजेंट होता है। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि यार क्रेनियल बोन्स जो है टोटल 8 होते हैं, तो चलो वेरीफाई करके देख लो। अभी हमने सारे टाइप के देखे, तो सबसे पहले हमने देखा फ्रंटल बोन जो कि 1 पीस होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखा पैराइटल बोन जो ऐसे ऊपर से साइड की तरफ दोनों साइड एक एक, तो यानी कि 2 पीस होते हैं पैराइटल बोन्स के। उसके बाद आता है स्फिनॉइड बोन जो कि सिंगल पीस होता है और जो स्कल का बेस या फिर फ्लोर बनाता है, ठीक। फिर आता है टेम्पोरल बोन जो अगेन दोनों साइड में एक एक होता है, तो यानी कि 2 पीस होते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीपिटल बोन जो कि स्कल के पीछे के तरफ बैक साइड लोअर साइड में होता है और ये भी सिंगल पीस आता है। एंड फाइनली आता है एथमॉइड बोन जो कि सिंगल पीस आता है बिहाइंड द नोज। तो टोटल कितने हो गए?
टोटल हो गए 8 क्रेनियल बोन्स। तो चलो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे फेशियल बोन्स के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि फेशियल बोन्स कितने होते हैं, टोटल 14 होते हैं एग्जैक्टली। तो चलो देखते हैं कौन कौन से होते हैं ये फेशियल बोन्स। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लैक्रिमल बोन के साथ। लैक्रिमल बोन ये जो है हमारे फेस का सबसे छोटू बोन है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है एग्जैक्टली। तो ये प्रेजेंट होते हैं नेजल, जो हमारा जो नोज है, नेजल बोन्स के लैटरली प्रेजेंट होते हैं, वन ऑन ईच साइड, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये होते हैं हमारे लैक्रिमल बोन्स। फिर आते हैं मैंडिबल। मैंडिबल जो है ये हमारा लोअर जॉ बोन है। ठीक है, तो हमारा ये जो लोअर जॉ, इनफैक्ट अगर आप अपने फेस के लोअर पार्ट को ऐसे टच करो, इस जगह को टच करके देखो, आपको एक बोन का प्रेजेंस फील होगा, एंड यही है मैंडिबल। तो ये जो लोअर जॉ बोन है ना, ये हमारे फेस के निचले हिस्से को बनाता है, साथ ही साथ हमारे चिन वाले पार्ट को भी बनाता है। एंड लेट मी टेल यू, ये पूरा मैंडिबल जो है वो एक सिंगल पीस है। ठीक है, तो मैंडिबल जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक वन सिंगल पीस है। ठीक है, फिर आता है तीसरे नंबर पे मैक्सिला। मैक्सिला जो है ये अपर जॉ बोन है, लेकिन जो अपर जॉ बोन है ये 2 पीसेस में एग्जिस्ट करता है, एक इधर इस साइड का, एक इस साइड का। ठीक है, तो मैक्सिला 2 पीसेस में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आते हैं नेजल बोन्स। नेजल बोन्स ऑफ कोर्स जो नोज वाले जो बोन है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो अगेन ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आता है इंफीरियर नेजल कॉन्चे। अब ये इंफीरियर नेजल कॉन्चे जो है ये क्या होते हैं, हमारा जो नेजल कैविटी है, मतलब नोज के अंदर जो कैविटी है, जो जगह है, उसके साइड्स को बनाते हैं ये इंफीरियर नेजल कॉन्चे। तो ये भी जो है 2 होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, राइट। तो देखो मोस्टली जितने भी फेशियल बोन्स है ना, 2 को छोड़ के बाकी सभी जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आते हैं पैलेंटाइन बोन्स। पैलेंटाइन बोन्स ये जो है हमारे माउथ की जो कैविटी है, जैसे अगर आप अपने मुंह को खोलो ऐसे, और आप अपने ऊपर का जो अपर पैलेट है, मतलब माउथ का जो रूफ है, उस रूफ को बनाने के लिए जो बाहर से जो बोन्स प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड पैलेंटाइन बोन्स। पैलेट कहते हैं ना हम इसको, तो उसको बनाने वाले बोन्स इज पैलेंटाइन बोन्स। एंड अगेन ये भी 2 पीसेस में एग्जिस्ट होते हैं, वन ऑन ईच साइड। फिर आते हैं जाइगोमैटिक बोन्स। जाइगोमैटिक बोन्स जिन्हें हम चीक बोन्स भी कहते हैं। आप अपने चीक के, अपने फेस पे ये ऊपर ऐसे वाले हिस्से पे टच करके देखो, यहाँ पर आपको एक हड्डी नजर आ रही होगी, सो दिस इज योर चीक बोन, राइट। तो अगेन ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वन ऑन ईच साइड, राइट। तो जाइगोमैटिक बोन्स जो है हमारे चिक्स को बनाते हैं। अगर ये बोन ना रहे तो ये पूरा सब ऐसे लटक जाएगा, राइट। तो उस तरीके से जाइगोमैटिक बोन्स आर द चीक बोन। फाइनली आता है वोमर, जो कि एक सिंगल बोन है जो प्रेजेंट होता है नोज टिप पे। ये ट्रायंगुलर शेप का प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके प्रेजेंस की वजह से नोज को भी एक स्पेसिफिक शेप मिल पाता है। ठीक है, तो ये हैं सारे के सारे फेशियल बोन्स। अब चलो एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि भाई क्या वाकई में टोटल 14 फेशियल बोन्स हैं। अब देखो यहाँ पर हमने जितने भी बोन्स की बात की ना, ये सारे पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट वोमर जो नोज के टिप में होता है, जो कि सिंगल पीस होता है, और दूसरा है मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ बोन जो सिंगल पीस में होता है। ठीक है, तो अगर अब हम सबके 2 2 2 2 ऐड करते चले, सिर्फ मैंडिबल और वोमर के लिए 1 ऐड करें, इनका सम निकाले तो ये सम निकल के आता है 40। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे स्कल के कुछ अदर बोन्स, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स पता ही चल रहा है कि भाई ये ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, बट एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। हम सभी को पता है ईयर के 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर जिसे ईयर ड्रम भी कहते हैं, फिर मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर। इनफैक्ट मिडिल ईयर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, राइट। तो ये जो ईयर ऑसिकल्स, ये जो बोन्स होते हैं, इन बोन्स का काम क्या होता है, जो भी साउंड ईयर ड्रम पे आता है उसको वो उस ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसमिट करता है टू द इनर ईयर। ठीक है, इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये ईयर ऑसिकल्स जो है हमारे पूरे बॉडी का सबसे छोटा बोन है, एग्जैक्टली द स्मॉलेस्ट बोन। ओके, तो चलो यहाँ पर एक और अदर बोन की बात करते हैं स्कल की, एंड दैट इज हॉइड बोन। हॉइड बोन जो है एक यू शेप्ड बोन है जो हमारे ओरल कैविटी के बेस में प्रेजेंट होता है। माउथ कैविटी जहाँ खत्म होती है एग्जैक्टली वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है।
तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो बोन है, हॉइड बोन, ये स्कल को बॉडी के नीचे के पार्ट्स के साथ कनेक्ट करवाता है। मतलब ऊपर जो स्कल है उसको नीचे के साथ जो कनेक्शन बनता है वो इस हॉइड बोन के थ्रू ही बनता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ईयर ऑसिकल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ मैं मिस कर गई, इसके लोकेशन के बारे में। तो ईयर ऑसिकल्स जो है ये एक छोटे से कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जो टेम्पोरल बोन में होते हैं। टेम्पोरल बोन सबको याद तो है ना, क्रेनियम का पार्ट होता है जो हमारे दोनों साइड्स में प्रेजेंट होता है, राइट। तो उसी टेम्पोरल बोन के अंदर एक छोटे से कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ईयर ऑसिकल। तो एक्सियल स्केलेटन का जो सबसे पहला पार्ट था स्कल, वो तो हमने कवर कर लिया। अब बारी है दूसरे नंबर की, जो कि है वर्टिब्रल कॉलम। हम सभी को पता है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे बॉडी के डॉर्सल साइड में होता है। डॉर्सल मतलब बैक साइड, तो हमारे बैक साइड में होता है। इनफैक्ट ये नेक रीजन से शुरू होके एक्सटेंड करता है हिप रीजन तक। तो अगर हम अपने पीछे की तरफ देखें तो यहाँ नेक रीजन से लेकर के ये एक्सटेंड होते रहता है हमारे हिप रीजन तक, राइट। इसमें सीरियली अरेंज्ड 26 वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि भाई पूरे वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से वर्टिब्रे होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया टोटल 26 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्रे हैं। तो चलो देखें तो सही कौन से हैं ये वर्टिब्रे, है ना। तो यहाँ पर मेनली 4 रीजन्स में ये डिवाइडेड है, या फिर कह लो 4 कैटेगरी के वर्टिब्रे इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे, फिर होता है थोरैसिक वर्टिब्रे, फिर होता है लंबर वर्टिब्रे, फिर होता है सेक्रल वर्टिब्रे एंड फाइनली द लास्ट वन कॉक्सिजियल वर्टिब्रे, ठीक है। तो ये 5 होते हैं और ये 5 ऐसे सीक्वेंस में होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो इसी सीक्वेंस में ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये पांचों नाम तो याद रखने ही हैं, बल्कि इनका करेक्ट सीक्वेंस भी याद रखना है। और यहीं पे काम आने वाली है मेरी ये मेमोरी ट्रिक। मेमोरी ट्रिक ये है, सर थोड़ा लंबा सा कोट। फिर से देखो, सर थोड़ा लंबा सा कोट कैसे याद रहेगा? सर इज सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोड़ा इज थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबा इज लंबर वर्टिब्रे, सा इज सैक्रल वर्टिब्रे, कोट इज कॉक्सिजियल वर्टिब्रे, ठीक है। याद रहेगा, सर थोड़ा लंबा सा कोट, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं पहले से, यानी कि सर, दैट इज सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है ये एकदम ऊपर की तरफ, ये नेक वाले रीजन में जो शुरुआत के टोटल 7 वर्टिब्रे होते हैं वो होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। इनफैक्ट इन 7 वर्टिब्रे में से भी जो सबसे पहला वाला वर्टिब्रा होता है दैट इज कॉल्ड एटलास। और ये एटलास जो है हमारे क्रेनियम के जो नीचे वाला हिस्सा था, क्या नाम था उसका? ऑक्यूपिटल रीजन, एग्जैक्टली। तो वो ऑक्यूपिटल रीजन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि शुरुआत के जो 7 वर्टिब्रे हैं वो क्या है? वो है सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। अगले नंबर पे चलते हैं, दैट इज थोरैसिक वर्टिब्रे। नाम से पता चल रहा है कि ये जो वर्टिब्रे है ना ये थोरैसिक कैविटी में लाई करते हैं। बताया था पहले भी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, करेक्ट, ये बताया था। सो थोरैसिक कैविटी में लाई करने वाले ये वर्टिब्रे होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, और ये टोटल 12 होते हैं इन नंबर। तो शुरुआत में सर्वाइकल वर्टिब्रे हो गए 7 और अब ये थोरैसिक वर्टिब्रे हो गए 12, तो यानी कि 19 तो वैसे ही हो गए। अच्छा, ये जो थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं ना ये थोड़े फ्लेक्सिबल कम होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाता है क्या? लंबर वर्टिब्रे, एग्जैक्टली। तो ये थोरैसिक कैविटी के नीचे लाई करते हैं और ये थोड़े फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप देखोगे जैसे जैसे आप बेंडिंग करते हो, राइट, इवन यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। आप देखोगे जब आप बेंडिंग करते हो तो आपके ये वाले निचले हिस्से के जो वर्टिब्रे हैं ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं आपके डिफरेंट पोस्चर्स के लिए कंपेयर्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है। तो जो लंबर वर्टिब्रे हैं ये थोरैसिक कैविटी के नीचे लाई करते हैं, ठीक है। और इनमें होते हैं टोटल 5, एग्जैक्टली। यहाँ पर टोटल 5 वर्टिब्रे होते हैं, ये थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है भाई। अब लंबर वर्टिब्रे के बाद क्या आएगा? सर थोड़ा लंबा सा बोले तो सेक्रल वर्टिब्रे, एग्जैक्टली। सेक्रल वर्टिब्रा जो है वो एक सिंगल वर्टिब्रा होता है, एक ही होता है,
ठीक है ना। तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये लंबर रीजन के नीचे लाई करता है एंड दिस इज वन सिंगल वर्टिब्रा। इनफैक्ट इसकी एक खास बात ये होती है कि ये वाला जो वर्टिब्रा है ये बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं वैसे वैसे फ्यूजन से ये सेक्रल वर्टिब्रा बनता है। एंड फाइनली द लास्ट वन दैट इज कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, ये भी एक सिंगल वर्टिब्रा होता है एंड दिस इज द लास्ट वर्टिब्रा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों बनता है पूरा वर्टिब्रल कॉलम। अब अगर आप चाहो तो काउंट करके देख लो कि क्या टोटल 26 वर्टिब्रे हैं इसमें, और होंगे ही। शुरुआत में क्या था, सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो कि कितने थे, चलो इसी बहाने रिकैप भी हो जाएगी, जो कि कितने थे, वो थे 7। उसके बाद आया थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक वर्टिब्रे, जो कि थे 12। तो 7 + 12 करोगे तो आ गया कितना, 19। उसके बाद क्या आया, लंबर वर्टिब्रे, वो थे 5। तो अब 19 + 5 करो तो आ गया 24। और उसके बाद जो दोनों ही थे वो 1 थे, तो 24 + 1 दैट इज 26। तो हो गए टोटल 26 सीरियल वर्टिब्रे जो कि वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है। इनफैक्ट वर्टिब्रल कॉलम के अरेंजमेंट को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बीच वाला जो रीजन है वो हॉलो रहता है, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ले आए हैं हम एक मॉडल ताकि आपको वर्टिब्रल कॉलम समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाए, है ना। तो अब हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम का सिग्निफिकेंस। अब जैसे देखो बच्चों, अगर आप वर्टिब्रल कॉलम को देखो तो इसका सिग्निफिकेंस आप क्या समझ पा रहे हो। एक तो ये कि ये वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्टेड रखता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बीच में होता है और उसके चारों तरफ ये जो सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्रे होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हुए। सेकेंडली, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये हेड को सपोर्ट देता है। तो अगर आप इसे बड़े ध्यान से देखो, ये जो हेड अपनी जगह पे है वो किसकी वजह से है, क्योंकि उसको एक मस्त वाला स्टेबल स्टैंड मिला हुआ है विच इज द वर्टिब्रल कॉलम। इतना ही नहीं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है रिब्स के लिए। देखो हमारे ये चेस्ट वाले रीजन में, थोरैसिक कैविटी में ये रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिब केज आपको दिख रहा होगा, राइट। अब देखो ये रिब केज जो है ये पीछे जाके कहाँ पे जुड़ता है, तो देखो इसी पॉइंट पर आके जो है ये जुड़ रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो, राइट। तो इसका मतलब है ये जो है रिब केज को भी एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देता है। तो भाई एक्सियल स्केलेटन के तीसरे नंबर पर आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम हमारी बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, मतलब सामने की साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो थोरैसिक कैविटी के मिड लाइन पे, ये जो सेंटर वाली लाइन है, जो सेंट्रल वाली हड्डी है, दैट इज द स्टर्नम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो रिब्स हैं सामने की तरफ, रिब्स को सपोर्ट करता है कौन, स्टर्नम, और पीछे की तरफ रिब्स को सपोर्ट करता है कौन, पीछे की तरफ अगर देखो तो पीछे की तरफ इसको सपोर्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चरली ये जो स्टर्नम होता है ये एक फ्लैट बोन होता है जो हमारे बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, एक तो देखो ये पूरे रिब्स को एक सपोर्ट देता है, पूरे थोरैसिक स्केलेटन को, देखो थोरैसिक कैविटी के रीजन में जो स्केलेटन है उस पूरे स्केलेटन को ये स्टेबिलाइज करता है, उसको स्टेबल रखता है, राइट। इतना ही नहीं, चेस्ट रीजन में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे यहाँ पर इस मॉडल में आप देख सकते हो कि चेस्ट रीजन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लंग्स हो चाहे वो हार्ट हो, उन सबको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक्सियल स्केलेटन के चौथे नंबर पे आते हैं रिब्स, राइट। रिब्स दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है, बस इस मॉडल को देखते ही आपको दिख जाता होगा रिब्स, है ना। तो रिब्स का देखो क्या फंडा है, रिब्स जो हैं ये सामने की तरफ किससे कनेक्टेड है बोल सकते हो, या किससे सपोर्टेड है, स्टर्नम से, वेंट्रली स्टर्नम से सपोर्टेड है, और डॉर्सली यानी कि पीछे की तरफ किससे सपोर्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम से। अगर काउंट की बात करें तो टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एग्जिस्ट करते हैं। पेयर क्यों, एक इधर, राइट, तो पेयर में है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अगर काउंट करो तो टोटल 12 पेयर्स रिब्स के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये रिब्स, ये स्टर्नम और ये थोरैसिक वर्टिब्रा, ये सारी चीजें मिल करके बनाती है रिब केज। केज मतलब पिंजरा, जैसे आपने देखा होगा ना बर्ड पिंजरे के अंदर रहती है, तो एक तरीके से देखो ये सारे रिब्स, ये स्टर्नम और पूरा थोरैसिक वर्टिब्रा मिलके एक केज की तरह ही तो बन गया है, एक पिंजरा की तरह ही बन गया है, जिसे हम कहते हैं रिब केज। तो चलो बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिब्स। तो रिब्स जो है ये 3 टाइप के होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। मतलब रिब्स भी सच्चे झूठे होते हैं, काइंड ऑफ होते हैं। अभी समझ में आएगा क्यों हम इनको ट्रू और फॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि रिब्स टोटल कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं,
ठीक है ना। तो उनको ऐसे डिवाइड कर लो 7 3 2, ठीक है। तो शुरुआत के जो 7 पेयर्स हैं, ये जो यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो शुरुआत के जो 7 पेयर्स हैं ये है ट्रू रिब्स। ट्रू क्यों? क्योंकि ये शुरुआत के 7 पेयर्स जो हैं बीच के स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, मतलब वो खुद स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं। तो मतलब सामने वेंट्रली ये स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और वेंट्रली ये वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट सामने ये स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं वाया हायलिन कार्टिलेज। सो कार्टिलेज के थ्रू ये स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं। तो अब चूंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, सो दे आर लाइक द ट्रू रिब्स, मतलब सच के रिब्स हैं, क्योंकि भाई सामने भी कनेक्टेड है स्टर्नम से, पीछे भी वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। फिर बारी आती है फॉल्स रिब्स की, यानी कि अगले 3 पेयर, मतलब 8th 9th और 10th पेयर। तो 8th 9th और 10th, देखो ये नीचे के 3, बड़े ध्यान से देखो नीचे के 3, ये जो है देखो डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, ये तीनों जो है ना 7th रिब से कनेक्टेड है और 7th रिब जो है वो स्टर्नम से कनेक्टेड है, मतलब ये इनडायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड है। इसीलिए यार ये इतने सच्चे तो नहीं रहे, क्योंकि खुद से डायरेक्टली उसने स्टर्नम का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, किसी और के थ्रू उसका हाथ पकड़ा है, तो इसीलिए इनको कहते हैं फॉल्स रिब्स, ठीक है। हालांकि पीछे की साइड ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का होता है फ्लोटिंग रिब्स, मतलब भाई ये कनेक्टेड ही नहीं है। एंड बिल्कुल सही गेस किया है आपने, ये कनेक्टेड नहीं है। ये वेंट्रली जो है सामने की तरफ देखो थोरैसिक कैविटी, सामने की तरफ स्टर्नम से जो है आखिरी के 2 रिब्स कनेक्टेड ही नहीं हैं। लेकिन अगर इसको पीछे से देखो तो पीछे देखो वर्टिब्रल कॉलम से ये नीचे 2 रिब्स आपको दिख रहे हैं, बट देखो वो दोनों रिब्स ना ऐसे हवा में लटक रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। सो मतलब ये डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, बट वेंट्रली जो है ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, और इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनफैक्ट एक और बात बता देती हूं सो दैट आप कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कंफ्यूज ना हो जाओ। ये जो फॉल्स रिब्स होते हैं, यानी कि 8th 9th और 10th पेयर वाले जो रिब्स होते हैं, इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहा जाता है। वर्टिब्रो क्योंकि भाई वर्टिब्रल कॉलम से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। प्यारे बच्चों, एक्सियल स्केलेटन की कहानी तो यहीं पर हो गई खत्म, और अब शुरू होगी कहानी एपेंडिकुलर स्केलेटन की। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हम बात करेंगे लिम्ब्स की और गर्डल की, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कहानी अपर लिम्ब्स, यानी कि हमारे हाथों की, एग्जैक्टली। तो अगर एक अपर लिम्ब की बात करें, एक अपर लिम्ब, तो इसमें होते हैं टोटल 30 बोन्स, एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट आप समझ ही सकते हो कि इतने सारे बोन्स हैं, तो इसीलिए जॉइंट्स भी काफ़ी सारे हैं, इसीलिए हमारे हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है ना। तो चलो समझते हैं हम अपर लिम्ब को, ठीक है। तो अपर लिम्ब में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले ही होता है ये आर्म, इसको हम आर्म कहते हैं, ये फोर आर्म, ठीक है। उसके बाद ये हो गया रिस्ट, इस जगह को हम कहते हैं रिस्ट। फिर आता है पाम, और फिर हैं ये फिंगर्स, ठीक है। तो ये हमारे 5 डिफरेंट पोर्शंस हो गए। अब देखते हैं इन सब में कितने कितने बोन्स हैं। तो सबसे पहले आर्म, तो ये जो अपर आर्म है, ये जो आर्म है, इसमें एक सिंगल बोन होता है जिसका नाम है ह्यूमरस, और इस ह्यूमरस का जो एक एंड है वो राउंडेड एंड होता है, एंड दिस इज 1 सिंगल बोन। फिर बारी आती है फोर आर्म की, तो ये वाले पोर्शन में जो है यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रेडियस और अल्ना, ठीक है। रेडियस और अल्ना ये 2 बोन्स हैं। तो रेडियस जो है ये स्टार्ट होता है ह्यूमरस से और चलता है रिस्ट तक, तो एक सिंगल पीस है, ठीक है। ये एक लैटरल बोन है, मतलब साइड वेज प्रेजेंट होता है। जो अल्ना है ये एक मीडियल बोन है जो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है, और ये एल्बो वाली जगह से स्टार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया फोर आर्म। फिर बारी आती है रिस्ट की। अब देखो एक चीज़, रिस्ट जो है हमारी सुपर फ्लेक्सिबल है, पता है क्यों? क्योंकि रिस्ट में बहुत सारे बोन्स होते हैं। पता है कितने बोन्स होते हैं? वेल, सो रिस्ट में होते हैं छोटे छोटे ही सही शॉर्ट कार्पल बोन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दे आर 8 इन नंबर, मतलब सिर्फ रिस्ट में 8 छोटे छोटे बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्पल, ठीक है। फिर आते हैं पाम पे। पाम पे प्रेजेंट होते हैं 5 बोन्स जिनको हम कहते हैं मेटाकार्पल, ठीक है। अब ये जो 5 बोन्स है ये 5 फिंगर्स को कनेक्ट करती है, एक बोन इसको, एक बोन इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको,
राइट। तो यहाँ पर 5 बोन्स हो गए। अब बारी है फिंगर्स की। भाई देखो फिंगर्स तो भाई सुपर फ्लेक्सिबल है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा हैं। तो फिंगर्स में जो लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं फैलेंजेस। तो ये सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं बट यू मस्ट नो देम, तो इनको अंडरलाइन करते चलो या लिखते चलो, ठीक है। तो फिंगर्स के जो लॉन्ग बोन्स हैं उनको फैलेंजेस कहते हैं। अगर हम थंब की बात करें तो थंब में 1-2 फैलेंजेस हैं, देखो इसीलिए थंब को आप सिर्फ एक ही पॉइंट से फोल्ड कर पाते हो। तो ये ऊपर एक फैलेंज, नीचे एक फैलेंज, तो 2 फैलेंजेस, राइट। बाकी सभी फिंगर्स में 3 फैलेंजेस हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। तो ये हो गई हमारे पूरे आर्म, अपर आर्म की कहानी। तो क्या एक बार वेरीफाई करके देखें कि अपर आर्म के में क्या वाकई में 30 बोन्स हैं? ऐसे तो होंगे ही, बट देख लेते हैं, साथ ही साथ रिकैप भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आर्म से। तो यहाँ पर एक सिंगल बोन है, 4 आर्म में 2 बोन्स है, रेडियस और अल्ना, तो टोटल अभी तक हो गए 3। उसके बाद रिस्ट की बात करते हैं तो रिस्ट में है 8 बोन्स, तो 8 + 3 हो गए 11। फिर बात करते हैं पाम की, जहाँ पर है 5 बोन्स, तो 11 + 5 हो गया 16। अब उसके बाद थंब में है 2 बोन्स, दैट इज 18। फिर यहाँ पे है 3 बोन्स, दैट इज 19 20 21। फिर यहाँ पे 3 22 23 24। फिर यहाँ पे 3 25 26 27 और फिर यहाँ पे 3 28 29 30। सो टोटल 30 बोन्स इन अपर लिम्ब। सुपर। तो चलो इसी तरीके से अब बात करेंगे हम लोअर लिम्ब के बारे में। लोअर लिम्ब बोले तो लेग्स, एग्जैक्टली। अब अगर हम लेग्स को देखें तो इसके भी कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे थाई, नी, लेग और फुट, राइट। ये 4 एरियाज होते हैं। और चलो अब देखते हैं हर एक एरिया में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो शुरुआत करेंगे थाई से। तो थाई में एक सिंगल स्ट्रॉन्ग बोन प्रेजेंट होता है विच इज फीमर। इनफैक्ट फीमर जो है हमारे पूरे बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन है, सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर आता है नी। नी में आप लोगों ने सुना होगा नी कैप, राइट। नी कैप किसको कहते हैं? नी पे एक कप शेप्ड बोन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं पेटेला, उसी को नी कैप कहा जाता है, ठीक है। नी के नीचे जो लेग वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट होते हैं 2 बोन्स। बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट जैसे अपर आर्म में था कि ऊपर वाला जो आर्म था उसमें 1 बोन था, 4 आर्म में 2 बोन्स थे। उसी तरह थाई में भी 1 बोन है और लेग वाले पोर्शन में 2 बोन है, एक मीडियन बोन और एक लैटरल बोन, ठीक है। इनके नाम है टिबिया एंड फिब्यूला। सो टिबिया एंड फिब्यूला ये दोनों, एक लैटरल एक मीडियन बोन है जो लेग में प्रेजेंट है। फिर बारी आती है फुट की। अब फुट को अगर आप थोड़ा फोकस से देखो तो यार ये जो है ना काफी फ्लेक्सिबल होता है। इसके एंकल और हील वाले रीजन को अगर देखो तो वहां पर काफी सारे बोन्स प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर 7 बोन्स जिनको हम कहते हैं टार्सल्स। तो 7 टार्सल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम फुट के सोल की बात करें तो वहां पर 5 मेटाटार्सल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक एक मेटाटार्सल एक एक टो को कनेक्ट करते हैं, राइट, एक एक फिंगर को कनेक्ट करते हैं, है ना। फिर बात करते हैं हम फिंगर्स की। तो अगर हम फिंगर्स की बात करें तो सिमिलर टू हैंड्स, जैसे हमने हैंड की बात करी थी, सिर्फ सिमिलर लॉजिक के साथ वहां पर भी जो है टोटल 14 फैलेंजेस होते हैं हर फिंगर में, ठीक है। तो हर फिंगर में मतलब जो थंब है उसमें 2 और बाकी सब में 3-3। सो 3 × 4 हो गया 12 + 2 दैट इज 14। सो टोटल 14 फैलेंजेस होते हैं फिंगर्स में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे लोअर लिम्ब में भी टोटल ऑफ 30 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में अगला नंबर आता है गर्डल का। अब आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबके मन में ये सवाल होगा कि गर्डल्स होते क्या हैं। तो यार अब देखो, अभी तक हमने जो भी देखा उसमें एपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्ब्स थे, अपर लिम्ब्स लोअर लिम्ब्स। अब ये अपर लिम्ब्स और लोअर लिम्ब्स जो हैं ये हमारे एक्सियल स्केलेटन से तो अलग है। तो कोई तो चाहिए जो इनको अपर और लोअर लिम्ब्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ के रखे और वही काम करता है गर्डल। तो अब जैसे अगर हम इस मॉडल को देखें और क्लैरिटी के लिए, तो देखो ये हमारा अपर लिम्ब है, ये हमारा अपर लिम्ब, इधर लोअर लिम्ब, इधर लोअर लिम्ब। बट इस लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए प्रेजेंट है ये वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं गर्डल। देखो इस पोर्शन को देखो, ये गर्डल है। उसी तरह अपर लिम्ब को जोड़ने के लिए प्रेजेंट है ये वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं गर्डल। तो गर्डल, 2 गर्डल्स की हम बात करते हैं। लोअर लिम्ब्स को जोड़ने वाले गर्डल को हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। अपर लिम्ब्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने वाले गर्डल्स को, इनको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। तो चलो अब सबसे पहले देख लेते हैं पेक्टोरल गर्डल को।
पेक्टोरल गर्डल, यानी कि जो हमारे अपर लिम्ब्स को कनेक्ट करता है विथ द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स देखने को मिलते हैं, पहला क्लैविकल और दूसरा स्कैप्यूला। क्लैविकल जो है इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। कॉलर बोन बोलते ही आपने रिलेट कर लिया होगा, देखो ये जो बहुत से लोगों में कॉलर बोन विजिबल होता है, राइट, सो दिस इज द कॉलर बोन, राइट। तो ये एक लॉन्ग स्लेंडर बोन है, पतला लंबा बोन है। इनफैक्ट ये जो कॉलर बोन है ये हमारे शोल्डर का जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसको एक्रोमियन कहा जाता है उसके साथ जुड़ करके एक्रोमियोक्लैविक्युलर जॉइंट बनाता है। ठीक है, इस तरीके से, तो फ्रंट साइड से देखो ये इस तरीके से शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है, ये हमारा कॉलर बोन। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, तो अब आप पूछोगे कि मैम फिर पेक्टोरल गर्डल का दूसरा बोन क्या है? दूसरा बोन है स्कैप्यूला। स्कैप्यूला को विजुअलाइज करने के लिए आपको बैक साइड देखना पड़ेगा। तो स्कैप्यूला को कहा जाता है शोल्डर ब्लेड्स। अब पीछे की साइड से देखो, ये शोल्डर के पास आपको ट्रायंगुलर शेप के फ्लैट बोन्स दिख रहे होंगे, राइट। देखो फ्लैट बोन्स एक इधर, राइट, ट्रायंगल के शेप में। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड फ्लैट बोन्स है इनको हम कहते हैं स्कैप्यूला या फिर शोल्डर ब्लेड्स। अब देखो ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं, बड़े ध्यान से देखो, ये कनेक्ट हो रहे हैं हमारे आम का जो अपर आर्म है उसमें एक ही बोन होता था जिसका नाम था ह्यूमरस, उसका जो ऊपर का एंड है उसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो एक कैविटी के थ्रू ये ह्यूमरस के एक एंड से कनेक्ट होता हुआ ये स्कैप्यूला है। ठीक है, तो आप देखो पीछे की साइड डोर्सल साइड में स्कैप्यूला प्रेजेंट है और वेंट्रल साइड में यहाँ पर कॉलर बोन प्रेजेंट है, राइट, कॉलर बोन या फिर क्लैविकल जो भी कह लो। तो ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों बोन्स स्कैप्यूला और क्लैविकल साथ में मिलकर के बनाते हैं पेक्टोरल गर्डल। और आप विजुअलाइज कर ही पा रहे हो कि किस तरह से इन दोनों बोन्स के प्रेजेंस की वजह से हमारा जो अपर लिम्ब है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा हुआ है। तो चलो अब देख लेते हैं पेल्विक गर्डल को। तो सबसे पहले पेल्विक गर्डल के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो ये दो सिमिलर लुकिंग बोन्स से बने हुए हैं, राइट, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो इन्हें हम कहते हैं कॉक्सल बोन्स, यानी कि पेल्विक गर्डल दो कॉक्सल बोन्स से बने हैं। अब देख लेते हैं एक कॉक्सल बोन में क्या है। तो एक कॉक्सल बोन के तीन पार्ट्स हैं, 1 2 3, राइट। इन्हें हम कहते हैं इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। तो ये इनके तीन पार्ट है, इलियम, ईशियम, प्यूबिस। ठीक है, अच्छा, ये जो कॉक्सल बोन है ये किससे कनेक्ट होता है? ये लोअर लिम्ब से कनेक्ट होता है। बेसिकली ये लोअर लिम्ब के थाई वाले पोर्शन से कनेक्ट होता है थ्रू अ कैविटी। यहाँ पर एक कैविटी के थ्रू ही ये कनेक्ट होते हैं, कैविटी में घुसा के जो थाई है वो इस पेल्विक गर्डल से कनेक्ट होता है और उस कैविटी को हम कहते हैं एसिटाब्यूलम। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हो सकता है आपके एमसीक्यूज में पूछे जाएं, तो इसीलिए यू शुड नो द नेम्स ऑफ दीज कैविटीज ऑल्सो, जिसके थ्रू आपका लोअर लिम्ब जो है वो पेल्विक गर्डल से कनेक्ट हो रहा है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, हमारी बातें बोन्स की हो चुकी है, हमने कार्टिलेज के बारे में जान लिया है, हमने स्केलेटल सिस्टम में देख लिया है। तो अब बारी है जॉइंट्स की। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स ये सभी साथ में मिल करके हमारे बॉडी के मूवमेंट्स करवाते हैं, राइट। तो जॉइंट्स होते क्या हैं? तो सबसे पहला वेरी सिंपल, जहां पर दो बोन्स मीट करे या फिर जहां पर बोन्स और कार्टिलेज मीट करते हैं उनको हम कहते हैं जॉइंट्स। तो अब देखना यह है कि भाई जॉइंट्स भी कौन कौन से टाइप के होते हैं, जॉइंट्स हमें मूवमेंट कैसे करवाते हैं वगैरह वगैरह। तो चलो सबसे पहले देख लेंगे जॉइंट्स के टाइप्स। तो जॉइंट्स तीन टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड सिनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स वो होते हैं जहां पर मूवमेंट बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। देखो जरूरी नहीं है कि जहां पे भी जॉइंट है वहां पर मूवमेंट अलाउड होगा। अगर फाइब्रस जॉइंट है तो मूवमेंट अलाउड ही नहीं होगा, जैसे कि स्कल। अब देखा जाए तो स्कल में तो इतने सारे बोन्स हैं, राइट, बट क्या स्कल मूव कर सकता है? ऐसे ऐसे यहां से मूव कर सकते हो, बट स्कल में मूवमेंट अलाउड नहीं होता है क्योंकि वहां पे होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। सेकेंड नंबर पे है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, मतलब ये वैसे जॉइंट्स हैं जहां पर बोन्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय कार्टिलेज। अब कार्टिलेज है जो कि स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। तो यहाँ पर मूवमेंट्स अलाउड होते हैं, लेकिन लिमिटेड मूवमेंट्स, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं अलाउड होते, जैसे वर्टिब्रल कॉलम। अब जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इन सब में देखो मूवमेंट अलाउड है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, राइट। तीसरे टाइप का जॉइंट होता है सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट मतलब जहां पर बोन्स मीट कर रहे हैं उस जगह पर सिनो
सिनोवियल कैविटी होती है जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड। तो एक तरीके से समझ लो कि दो बोन्स जो हैं उनको ज्वाइन करा रहा है एक फ्लूइड। फ्लूइड है मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरी आज़ादी और पूरे मूवमेंट, है ना। तो इस तरह का सिनोवियल जॉइंट हमें देखने को मिलता है हमारे लिम्ब्स में। फॉर इंस्टेंस नी जॉइंट, देखो नी को आप बड़ी आसानी से बेंड कर सकते हो, है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और वहां पर सिनोवियल जॉइंट है। तो चलो अब कुछ सिनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल्स देखते हैं हमारे बॉडी में कहां कहां पर ये सिनोवियल जॉइंट्स है जिसके वजह से हम मस्त बिंदास मूवमेंट्स कर पाते हैं। पहला एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया था, नी जॉइंट, जिसके वजह से नी के मूवमेंट्स हम बड़े आराम से कर पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, ये क्या हुआ? ये जो है जॉइंट है हमारे ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। अब ह्यूमरस का जो ये एंड होता है दैट इज लाइक अ बॉल, शेप को देखो, और पेक्टोरल गर्डल का जो सॉकेट है देखो उसमें गड्ढा बना हुआ है, दैट इज लाइक अ सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसी के वजह से देखो हम कितना मस्त इस तरीके से यूं मूवमेंट कर पाते हैं, है ना। ठीक है। सो तीसरा एग्जाम्पल है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट क्या होता है? मैंने बताया था कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसका जो पहला वर्टिब्रा होता है उसको क्या कहते हैं? एटलास। और जो दूसरा वर्टिब्रा होता है उसको कहते हैं एक्सिस। इंटरेस्टिंगली एटलास और एक्सिस के बीच में होता है पिवोट जॉइंट, मतलब ये जो दोनों जॉइंट रहते हैं ना, दैट इज पिवोट जॉइंट। इसी के वजह से हम ये वाला मूवमेंट कर पाते हैं। ये जो कोई हमसे कुछ पूछता है और हम ना बोल पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पिवोट जॉइंट, राइट। तो ये भी सिनोवियल जॉइंट है, तभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम बड़े आराम से इसको मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि कार्पल्स और कार्पल्स के बीच में होता है। कार्पल्स कहाँ पे होता था? रिस्ट में कार्पल्स होते थे, 8 कार्पल्स, याद करो, है ना। तो अब देखो रिस्ट का जो ये सब मूवमेंट हम कर पाते हैं वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वहां पे सिनोवियल जॉइंट है। सिमिलरली कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में भी है सिनोवियल जॉइंट्स और उसे हम कहते हैं सैडल जॉइंट, राइट। अब वो भी सिनोवियल है, तो इसीलिए देखो हाथ में बड़े आराम से हर टाइप के मूवमेंट्स हम कर पाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों सिनोवियल जॉइंट्स हमारे बॉडी के कई पार्ट्स में है। बेसिकली बॉडी के जिस भी पार्ट में आप देख रहे हो ना कि जॉइंट के अबाउट आप बड़े आराम से मूव कर पा रहे हो, समझ जाओ कि वहां पर सिनोवियल जॉइंट है। तो भाई अब हम आ तो चुके हैं इस लेसन के एंड तक, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं कवर, लेकिन जाते जाते देखते चलेंगे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। अब देखो आर्थराइटिस वैसे तो कई टाइप के होते हैं। आर्थराइटिस के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसा कुछ होता है कि जो जॉइंट्स है उसमें सूजन हो जाती है, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट में पेन होने लगता है, ठीक है। ऐसे तो इसके कॉज कई टाइप के हैं, मतलब बहुत बार ये जेनेटिक होता है आर्थराइटिस, और आर्थराइटिस कई टाइप के भी होते हैं। जैसे एक होता है ओस्टियोआर्थराइटिस, ये तब होता है जब कार्टिलेज टिश्यू का अमाउंट कम हो जाता है। और हमें क्या पता है, कार्टिलेज जो है ये एक स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब जब कार्टिलेज टिश्यू ही कम हो जाता है तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से स्टिफनेस और जॉइंट्स में पेन आता है, ठीक है। एक दूसरे टाइप का आर्थराइटिस होता है विच इज र्यूमेटिक आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो सिनोवियम को अटैक कर देता है। सिनोवियम क्या है? जो सिनोवियल फ्लूइड बनाता है। अब भाई इम्यून सिस्टम ने ही अटैक कर दिया है, सिनोवियल फ्लूइड बन नहीं रहा है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर सिनोवियल फ्लूइड ही नहीं बनेगा तो सिनोवियल जॉइंट्स किस काम के? क्योंकि सिनोवियल जॉइंट्स तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं अच्छे से मूवमेंट करने के लिए। बट अगर, और अभी अभी हमने सिनोवियल जॉइंट्स के एग्जाम्पल देखे, चाहे वो नी जॉइंट हो, चाहे वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो, तो इस तरह के बहुत सारे सिनोवियल जॉइंट्स हैं। बट अगर उनमें सिनोवियल फ्लूइड ही नहीं होगी तो क्या होगा? स्टिफनेस आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल र्यूमेटिक आर्थराइटिस। दूसरे नंबर पर है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जनरली जो है ये तब होता है जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, राइट। ऐसा बहुत बार स्पेशली विमेन में मीनोपॉज के दौरान जब ईस्ट्रोजन के हार्मोन के लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं उस दौरान ये देखने को मिलता है। बहुत बार एजिंग के साथ बॉडी वेट बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाने की वजह से ये हमें ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हालांकि इसको करेक्ट किया जा सकता है, कैसे? बाय इनटेक ऑफ कैल्शियम। बाहर से कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इनटेक करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि जब स्पेशली इन एल्डरली विमेन
उनमें जो है अक्सर ही डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप कैल्शियम लेते रहो, कैल्शियम का इंटेक आपकी बॉडी में होते रहे ताकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो बोन मास है वो काफी कम हो जाता है, राइट, एंड दैट इज वेयर कैल्शियम हेल्प्स। नेक्स्ट है गाउट। गाउट के अंदर भी जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है सूजे हुए जॉइंट्स, पेनफुल जॉइंट्स, और इसका कारण होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, जिसके वजह से जॉइंट्स में पेन अराइज होता है, ठीक है। एंड फाइनली द लास्ट डिसऑर्डर विच इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि काफी रेयर डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, लेकिन बहुत ही डेडली डिजीज है, क्योंकि मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, मस्कुलर नाम से पता चल रहा है कि समय के साथ साथ मसल्स जो हैं वो श्रिंक करने लगते हैं। यार आप खुद सोच के देखो कि अगर मसल्स ही श्रिंक करने लगे तो मूवमेंट होगा कहाँ से, क्योंकि मूवमेंट का बेसिस ही क्या है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर वो मसल्स ही श्रिंक करने लग जाएंगे तो क्या होगा, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका बहुत ही मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इनफैक्ट ये डिजीज इतनी डेडली है कि समय के साथ साथ मसल्स के श्रिंक होते होते ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहां पर मूवमेंट कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि ये काफी डेडली डिजीज है, हालांकि ये काफी रेयर है। सुपर्ब। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे जितने जोश में मैं हूं उतने ही जोश से आप लोगों ने भी इस पूरे चैप्टर को मेरे साथ खत्म किया होगा, इस पूरे वीडियो को मेरे साथ देखा होगा। लेकिन अभी भी पिक्चर थोड़ी सी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आप ही के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से पिक किया है। तो चलो फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड, चलो इसी से हो जाएगा एक अच्छा खासा रिवीजन या रिकैप। नंबर 1, एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट। एब्सोल्युटली ट्रू, थिन फिलामेंट में एक्टिन होता है और थिक फिलामेंट में क्या होता है, मायोसिन। Number 2, each zone of striated muscle fiber represents both thick and thin filaments. सोच के बताना। एच जोन हम किसको कहते हैं, एच जोन जो है वो ए बैंड का सेंटर वाला पार्ट होता है। अगर ए बैंड की बात होती है एनाइसोट्रोपिक बैंड की, तो उसका सेंटर वाला पार्ट होता है एच जोन, जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं। जो उसके साइड वाले पार्ट्स हैं वहां पर थिक और थिन का ओवरलैप होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। Number C, human skeleton has 206 bones. Absolutely correct. Adult human में 206 bones होते हैं. Number 4, there are 11 pairs of ribs in man. That is false. क्योंकि ribs कितने pairs होते हैं? 12 pairs exactly. जिसमें क्या होते हैं, true ribs शुरू के 7 true ribs, उसके बाद के 3 false ribs और लास्ट के 2 floating ribs. And the last one, sternum is present on the ventral side of the body. Ventral मतलब front side. Absolutely correct. Sternum जो है हमारे chest region में सामने की तरफ present होता है, जहां से ribs को support मिलता है। तो चलो देख लेते हैं question number 2, जहां पर हमें बताना है the difference between actin and myosin. Actin क्या होते हैं, thin filaments. Myosin होते हैं thick filaments. Absolutely. Actin जो है ये बनाते हैं isotropic band, क्योंकि देखो वहां पर पूरी यूनिफॉर्मिटी होती है, होमोजीनियस होता है। दूसरी तरफ मायोसिन बनाते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, जिसे हम ए बैंड भी कहते हैं। इतना ही नहीं, एक्टिन जो है ये लाइट बैंड बनाता है, मायोसिन जो है वो डार्क बैंड बनाता है। इसी से तो वो स्ट्रिएशंस आती है लाइट एंड डार्क वाली, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, रेड एंड व्हाइट मसल्स। रेड मसल्स रेड क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन रेड कलर्ड पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन। दूसरी तरफ व्हाइट मसल्स में मायोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो रेड मसल्स होते हैं इन्हें एरोबिक मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑक्सीजन भी रहता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। दूसरी तरफ जो व्हाइट मसल्स होते हैं ये एनाएरोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं टू गेट एनर्जी। कलर की बात करें वो तो पता चल ही रहा है कि रेड मसल्स रेड कलर के होते हैं, लेकिन व्हाइट मसल्स पेल या फिर व्हाइट कलर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। बात अगर पेक्टोरल गर्डल की हो तो ये अपर लिम्ब्स को कनेक्ट करते हैं टू द एक्सियल स्केलेटन, और वहीं पेल्विक गर्डल जो है ये लोअर लिम्ब्स को कनेक्ट करते हैं टू द एक्सियल स्केलेटन। अगर बात करें इनके बोन्स की तो भाई पेक्टोरल गर्डल में पाए जाते हैं 2 बोन्स। कौन से होते हैं, एक तो कॉलर बोन जिसे क्लैविकल भी कहा जाता है, और दूसरा शोल्डर ब्लेड्स जो कि हमारे बैक साइड में होता है, जिसे स्कैप्यूला भी कहते हैं। अब अगर पहुंच जाते हैं हम पेल्विक गर्डल पे तो ये बने होते हैं
2 कॉक्सल बोन से और हर एक कॉक्सल बोन के 3 पोर्शंस होते हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। और इसी के साथ आप पहुंचे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये क्या होंगे इनमें से? ये इनवॉलेंटरी होते हैं, क्योंकि स्मूथ मसल्स जो हैं ये हमारे बॉडी के सारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे फूड का मूवमेंट अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नंबर 2 है ट्रोपोमायोसिन। कहाँ देखा था ट्रोपोमायोसिन को? याद करो, एक्टिन के स्ट्रक्चर में। एग्जैक्टली, एक्टिन का स्ट्रक्चर याद है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट। और वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में 2 फिलामेंट्स थे एक प्रोटीन के, जिसका नाम था ट्रोपोमायोसिन। तो इसीलिए ट्रोपोमायोसिन यहाँ पर किसके साथ मैच होगा? थिन फिलामेंट के साथ, क्योंकि थिन फिलामेंट इज एक्टिन। नंबर 3 पे है रेड मसल। भाई रेड मसल तो रेड होता ही है एक रेड पिगमेंट की वजह से, जिसका नाम है मायोग्लोबिन। तो इसको मैच कर दो मायोग्लोबिन के साथ। एंड फाइनली स्कल, जो बचा हुआ सूचर्स के साथ ही मैच होगा। बट सूचर होता क्या है? सूचर एक इमूवेबल जॉइंट होता है जो मूव नहीं करता है, जो स्कल के बोन्स के बीच में पाया जाता है। अब आप पहुंचे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, जहां पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ जॉइंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें 2-2 पार्ट्स के नाम दिए होंगे, हमें बताना है कि भाई इन बोन्स के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, मजा आएगा। पहला है एटलस एक्सिस। एटलस एक्सिस क्या होते हैं? हमारे वर्टिब्रल कॉलम का पहला और दूसरा वर्टिब्रा, तो इनके बीच में प्रेजेंट होता है पिवोट जॉइंट, जिसके वजह से हम ना बोल पाते हैं, है ना। नंबर 2 पे है कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है सैडल जॉइंट। एग्जैक्टली। नंबर 3 पे है बिटवीन फैलेंजेस। फैलेंजेस जो हमारे फिंगर्स में होते हैं, फैलेंजेस के बीच के जॉइंट को हम कहते हैं हिंज जॉइंट। एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज फीमर एंड एसिटाब्युलम। फीमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे थाइज में। एसिटाब्युलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेल्विक गर्डल में। तो इनके बीच में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्यों? क्योंकि फीमर का अगर एंड देखो तो वो राउंड होता है बॉल की तरफ, राइट। और अगर पेल्विक गर्डल का वो जगह देखो, वो जो सॉकेट देखो, दैट इज लाइक अ सॉकेट। एक्चुअली एसिटाब्युलम इज लाइक अ सॉकेट, तो इसीलिए ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है बिटवीन क्रेनियल बोन्स। क्रेनियम के जो बोन्स हैं इनके बीच में होते हैं ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं कर पाते हैं। ये कौन से जॉइंट्स होते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स। एंड फाइनली बिटवीन प्यूबिक बोन्स इन द पेल्विक गर्डल। प्यूबिक बोन्स इन द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के स्ट्रक्चर को याद करो, कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अगेन। एंड फाइनली हम आ पहुंचे हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल मैमल्स एक्सेप्ट अ फ्यू हैव डैश सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं? 7 होते हैं। यस। नंबर 2, द नंबर ऑफ phalanges इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन इज डैश। कितने phalanges होते हैं? phalanges हमारे फिंगर्स में होते हैं, राइट। मैंने पहले ही बताया था कि थंब में 2 होते हैं, बाकी सब में 3 होते हैं। तो मतलब 4 में 3 है, सो 4 × 3 12, और थंब में 2 हैं, सो +2 दैट इज 14। Number 3, the filament of myofibril contains 2F actins and 2 other proteins। याद करो एक्टिन के स्ट्रक्चर को, जिसमें 2F actins थे जो जो हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज थे, साथ में 2 प्रोटीन्स थे। कौन कौन से? एक तो ट्रोपोमायोसिन, जिसके 2 फाइब्रिल्स थे, जिसमें 2 चेन्स थे, 2 फिलामेंट्स थे जिसके। ट्रोपोमायोसिन एक हो गया। दूसरा ट्रोपोनिन, एग्जैक्टली, जो रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट रह के किसको मास्क कर रहा था? एक्टिव बाइंडिंग साइट को मास्क कर रहा था। सो द आंसर विल बी ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। नेक्स्ट, इन अ मसल फाइबर कैल्शियम आयंस इज स्टोर्ड इन। कहाँ स्टोर्ड रहता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट वन, डैश एंड डैश पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स होते हैं जो एकदम आखिरी वाले होते हैं। सो टोटल कितने रिब्स होते हैं? 12 पेयर्स। तो आखिरी के 2 पेयर यानी कि 11th और 12th पेयर जो है वही फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। फाइनली द लास्ट वन, द ह्यूमन क्रेनियम इज मेड ऑफ कितने बोन्स? 8 बोन्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स।
एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो फाइनली बच्चा पार्टी हम लोग आ चुके हैं आज इस वीडियो के एंड तक, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो हमेशा की तरह मुझे खुश करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए कॉमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, और मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी एक और धमाकेदार वीडियो, एक और ज़बरदस्त वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।